तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है विजयनगर साम्राज्य के कारण। पतन के कारण क्या थे? निर्बल केंद्रीय सरकार। विजयनगर साम्राज्य की जो केंद्रीय सरकार थी या केंद्रीय प्रशासन था वो निर्बल था। उस समय शासक ऐसे थे जो मतलब केंद्रीय सरकार को चला नहीं पाए या उसको नियंत्रित नहीं कर पाए। कृष्णदेव राय के शासन को छोड़ के और कुछ योग्य शासकों को छोड़ के अगर आप देखेंगे तो बाकी जो उनके बाद के उत्तराधिकारी आए, कृष्णदेव राय के बाद के उत्तराधिकारी, वो अपने शासन को बहुत अच्छे रूप में नहीं चला पाए। दूसरा इसमें ये है कि विलासी जीवन, लोगों का विलासी जीवन, जो विजयनगर साम्राज्य के लोग थे बहुत ज़्यादा विलासी थे। उनके पास काफ़ी पैसा था और संसाधन भी बहुत थे और इसके वजह से वो सैनिकों पे जो खर्चा है वो नहीं कर पाते थे। दूसरा कारण ये था कि इसमें जो लोगों का जो विलासी जीवन था वो अ, जो केंद्र का राजा होता था वो अपने सामंतों को अपने पास रखता था। मतलब उसकी पूरी सेना उसके हाथों में कमांड नहीं होती थी उसकी। वो उसके पास सामंत होते थे। तो इससे बहुत ज़्यादा जो सामंतवादी व्यवस्था है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि आप दूसरे छोटे छोटे राजा पे डिपेंड हो जाते हो। अगला जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, भिन्न भिन्न राजवंशों का विजयनगर साम्राज्य में शासन करना। विजयनगर साम्राज्य में चार वंशों ने बारी बारी से शासन करा है। सत्ता बदली, एक दूसरे का जो सत्ता परिवर्तन किया, उसकी वजह से जो एक बीच में खालीपन आ जाता है तो उस खालीपन का इस्तेमाल लोग उठाते हैं। जो बाहर के आक्रमणकारी होती है, जो जैसे औरंगज़ेब था उस समय, तो औरंगज़ेब ने काफ़ी दक्षिण के ऊपर कम से कम 25 वर्षों तक जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि राज करने की कोशिश की। संघर्ष हुआ उस समय क्योंकि जो दक्षिण के राज्य थे, दक्षिण भारत के, वो शिया बाहुल राज्य माने जाते हैं। और जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में जो शासन कर रहा था उस समय औरंगजेब, वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था। बाकी इसमें जो आगे की चीज़ है, कृष्णदेव राय के दुर्बल उत्तराधिकारी, मतलब जो उनके समय में डेवलपमेंट हुए या उनके टाइम में उनकी अचीवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। कृष्णदेव राय के समय में अरब यात्री सुलेमान भी आया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जब आप कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी सफलताएं और उपलब्धियां काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रखती है। और बाकी जो इसमें चीज़ पढ़ेंगे हम वो है निर्बल सेना का होना। निर्बल सेना उनके पास थी नहीं, पर उनको जो सैनिक थे उनको निर्बल बनाया गया। कैसे? अब इसके बारे में पढ़ेंगे। जब शासन जो आपका जो शासन तंत्र का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटर होता है कि जैसे राजधानी है, तो अगर आपका बहुत ज़्यादा जीवन जो है वो बहुत विलासी है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से विलासी कह सकते हैं, और आप वो वाला जो पैसा है जो अपने ऊपर खर्च करें उस चीज़ को आप अपने सैनिकों के ऊपर खर्च नहीं करें, तो इससे आपकी जो सैनिक शक्ति है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है क्योंकि सैनिकों को लड़ने के लिए नगद वेतन की ज़रूरत पड़ती है। इवन जब आज भी कोई सैनिक या सेना मूव करती है किसी कंट्री में या कोई छोटा मोटा ऑपरेशन भी चलाती है तो उसमें भी काफ़ी खर्चा आता है और उनका जो कह सकते हैं जो इक्विपमेंट होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं और इस्तेमाल करने लायक उन्हें कंटिन्यू मेंटेनेंस करनी पड़ती है। उस समय के जो सैनिक थे उतने ज़्यादा संसाधन तो आज के टाइम में थे नहीं, पर जो उनके पास मॉडर्न चीज़ें थी जैसे भाला या कोई तीर कमान या कोई नई चीज़ जैसे तोपे वगैरह, तो ये चीज़ काफ़ी टाइम लेती है और इसे बनाने में भी टाइम लगता है। बाकी जो इसमें एक और चीज़ है, बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष का कंटिन्यू बने रहना। बहमनी साम्राज्य जो बहमनी साम्राज्य था वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था। जो नीचे के विजयनगर साम्राज्य था दक्षिण भारत का,
वो हिंदू थे, और जो बहमनी राज्य था, ये मतलब मुस्लिम थे। मेजोरिटी ऑफ इनकी मुस्लिम थी। तो ये मतलब मुसलमान जो थे बहमनी साम्राज्य के, इनकी आंखों में हिंदू मतलब एक फूटी आंख भी मतलब नहीं भाते थे। इसलिए जो बहमनी साम्राज्य थे वो हर हालत में कृष्णदेव राय के साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य को नष्ट वश करना चाहता था। क्योंकि आप जो जो एक जब किसी धर्म में कंट्री में रहेंगे आप, मान लो जैसे इंडिया है, तो इंडिया में मल्टी लेवल रिलीजन है। रिलीजन यहाँ के जो सबसे बड़े रिलीजन है, जो मेजोरिटी है, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, तो ज़्यादातर जो दंगे होते हैं या जो जाति के नाम पर लड़ाइयाँ होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। आपने पिछले 30 सालों की हिस्ट्री देखनी, तो उसमें आपको पक्का वो मिलेगा कि इसमें जो दंगे हुए हैं वो धार्मिक आधार के ऊपर होते होते हैं। 1984 का सिख दंगा आपको बहुत ज़्यादा फेमस भी है और याद भी रहा होगा, क्योंकि उस समय जो इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुआ था, तो राजीव गांधी ने एक भाषण के दौरान कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है ज़मीन पर तो ज़मीन हिलती है। तो उससे जो मतलब जो उनका भाषण था, वो बहुत ज़्यादा लोग मतलब एक तरीके से प्रभावित हुए। फिर उस समय 2 से 3 हज़ार जो सिख धर्म के लोग थे, उनको जिंदा सड़कों पे जलाया गया था। वो बहुत ज़्यादा एंटी सिख वायलेशन थी। बाकी अगर इसमें जो जो मेन रीज़न, इसका जो मेन कारण थे, तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा की जो लड़ाई हुई थी वो है इसमें डेट होगी 23 जनवरी 1565 को इसकी लड़ाई हुई थी। और ये राक्षस तंडी की लड़ाई से भी जो है इसे जाना जाता है। बहुत फेमस युद्ध है। और अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा एवं बीदर राज्यों ने उस पे विजयनगर साम्राज्य के ऊपर जो है वो साथ मिलकर हमला किया था। क्योंकि ये जो तीन तीन चार राज्य थे, बहुत ज़्यादा विजयनगर साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि से बहुत ज़्यादा जलते और चिढ़ते थे। इसके अलावा जो इस टॉपिक का जो अगला भाग है वो हम पढ़ने वाले, विजयनगर साम्राज्य की जो न्याय व्यवस्था थी या राज्य व्यवस्था थी, उसमें जो फर्स्ट पद है वो कौन सा था, मतलब उसमें सिस्टम कैसे काम करता था। इसमें पहला है राजा। राजा किसी भी राज्य का प्रमुख होता था, प्रमुख न्यायाधीश होता था, कानून बना सकता था। इसके अलावा कानूनों को बदल सकता था। सर्वोच्च जो सुप्रीम पावर थी उसको डाइवर्ट कर सकता था। इसके अलावा जो जब राजा के बाद जो निचला पद आता है विजयनगर साम्राज्य में, वो है युवराज। मतलब राजा के बाद जो उनका उनका बेटा होता था युवराज, उनकी उनकी सारी जिम्मेदारी ये होती थी कि अगर राजा किसी युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा है, तो युवराज अपने राज्य की जो अर्थव्यवस्था है और जो लोगों की जो पूरी व्यवस्था है, सिस्टम, उसको संभाले। कई बार ऐसा होता था कि राजा युद्ध में चला गया है, तो उसकी मदद के लिए युवराज को भी बीच में आना पड़ता था। तो पीछे जो राज्य छूट जाता था वो बिना मतलब सेफ्टी के होता था। तो युवराज की भूमिका बिल्कुल ऐसी थी जैसे प्रधानमंत्री की भूमिका होती है हमारे देश में। और किंग की भूमिका ऐसी थी, राजा की भूमिका ऐसी थी कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रमुख व्यक्ति और कानूनों के अधीन अपने जो कर्तव्य है उसको निर्वाह करने वाला व्यक्ति होता था। इसके अलावा जो नई चीज़ पढ़ेंगे हम इसमें, वो है मतलब जो इसमें तीसरी चीज़ है वो है मंत्रिपरिषद। राजा की सहायता के लिए विजयनगर साम्राज्य में मंत्रिपरिषद की एक विस्तृत श्रृंखला होती थी। 6 से 7 मंत्रियों का इसमें विवरण मिलता है कम से कम। इससे ज़्यादा मंत्री इसमें नहीं होते थे, क्योंकि कई बार जो जब मंत्रियों की संख्या बढ़ जाती है किसी राज्य के उसमें सिस्टम में बन जाती है ज़्यादा, तो कई बार उसमें षड्यंत्र रचे जाते हैं, तो राजा के खिलाफ विद्रोह भी हो जाता है। तो इसमें जो
आगे की चीज़ है या आगे का पॉइंट है वो है प्रांतीय प्रशासन। विजयनगर साम्राज्य के शासकों के प्रशासन की कुशलता के लिए अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों या मंडलों में विभाजित किया जाता था। इन प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, जो कि आमतौर पर जैसे हमारे उत्तर भारत में है तो प्रांत प्रांत कहलाते थे, या जिले भी कह सकते हैं आप, जिले कहते थे। इनके जो प्रांत का जो मुखिया होता था उसको प्रांत के मुखिया को प्रांत पति कहा जाता था, यानी मतलब गवर्नर टाइप आप कह सकते हैं। और इसकी जिम्मेदारी ये भी थी, इसका काम ये भी था कि जो राज परिवार के जो जितने भी लोग हैं उनकी रक्षा करना, और उनका जो एक तरीके से कई बार जो राज्य के ऊपर हमले हो जाते थे उनको जो जो राज परिवार के लोग हैं अपने राज परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ जगह पे ले जाना, तो ये इसका काम होता था प्रांतीय प्रशासन प्रांतपति का। इसे प्रांतीय प्रशासन भी कहा जाता है। इसके बाद है स्थानीय शासन प्रबंध। स्थानीय जैसे ग्रामीण लेवल के आप ऊपर देखेंगे तो ग्रामीण लेवल के ऊपर विजयनगर साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया था। फिर इसे जो कहते हैं कि प्रांतों के नीचे नाडु होते थे, मतलब छोटे छोटे जिले जिले या जिले कह सकते हैं आप। और आगे आगे मतलब इनको परगनों में डिवाइड किया जाता था, मतलब छोटे छोटे हिस्से होते थे इनके जो प्रांत है। फिर उसके नीचे पर क्या बोलते हैं नाडु या मंडलम, ऐसी जो इकाइयाँ होती थी राज्य की, वो बहुत काम करती थी अपने हिसाब से। बाकी इसमें एक विशेष रूप से पॉइंट आता है नयनकारा प्रथा, जो कि विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नयनकारा जो प्रथा थी, ये विजयनगर साम्राज्य में शांति बनाए रखने के लिए उद्देश्य से एक प्रचलित प्रथा थी। इसे नयनकार प्रथा कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में 200 से अधिक नायक होते थे। इनको पालीगार कहते थे। आपने ज़रूर मतलब हिस्ट्री बुक में मतलब इनका नाम ज़रूर पढ़ा होगा, जो पालीगार या नायक होते थे। ये छोटे छोटे कह सकते हैं आपकी छोटे छोटे सेनापति होते थे ग्रामीण क्षेत्रों के लेवल पर। तो ये जो आज हमने टॉपिक्स पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी पेपर की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो ये ज़रूर इसमें आएगा। थैंक यू सो मच।